वंदे मातरम। आज हम देखेंगे औद्योगिक अर्थशास्त्र को, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले अगर आप सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखें तो उसमें हम परियोजना मूल्यांकन से शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो परियोजना मूल्यांकन होता क्या है, परियोजना का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो परियोजना किसको कहते हैं? परियोजना एक तरह से अगर आप कहें तो इसका अर्थ होता है कार्य, लेकिन सभी कार्यों को, सभी काम, जो भी काम मिलता है आपको, उसी को हम प्रोजेक्ट बोलेंगे। परियोजना को इंग्लिश में प्रोजेक्ट बोलेंगे। तो ये सभी कार्यों को नहीं कहेंगे, वह कार्य जिसमें एक चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाता है, मतलब स्टेप वाइज स्टेप पूरा किया जाए, और इसमें अधिक समय लगता है। मतलब 10 मिनट 20 मिनट में नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कि बनवाना हो, पुल बनवाना हो, ये ह्यूज टाइम टेकिंग है। तो इन सारी चीजों को हम परियोजना या कार्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों है? कोई भी आदमी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स अगर हम देखेंगे तो एक निवेशक के रूप में हम देखते हैं कि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो उस हिसाब से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो कोई भी कार्य या कोई परियोजना कोई क्यों करे, तो उसका जो अर्थ होता है, मतलब उद्देश्य होता है निवेशक का उद्देश्य क्या होता है? निवेशक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो वो लाभ के लिए इसमें कोई कार्य में या परियोजना में निवेश करता है। ठीक है, और इसी के लिए, ताकि उसमें क्या है, अनिश्चितता कम हो। ठीक है, उसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है, परियोजना में निवेश करने से पहले उसका मूल्यांकन करता है कि कितना पैसा लग सकता है, कितना आगम आएगा, किस प्रकार से लागतें, कितनी प्रकार की लागतें हैं, कितना पैसा खर्च हो सकता है। ये सारी चीजें परियोजना मूल्यांकन कहलाती है। तो परियोजना के संबंध में हमारे कोई भी कार्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसमें निवेश किया जाता है? क्योंकि लाभ कमाना है निवेशक को। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि परियोजना मूल्यांकन क्या होता है। अगर भी कोई भी परियोजना मतलब कार्य, इसके बारे में क्या होता है, इसमें लागत होता है, लागत लगती है कुछ, इससे कुछ आय मिलेगा या आगम जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा, जैसे मान लीजिए 10 साल 20 साल या 5 साल का हो। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें जीवन काल अवधि होता है, इसमें जीवन काल अवधि, और एक होता है गस्टोडियल पीरियड, जिसको हम गर्भाधान अवधि बोलते हैं, गर्भाधान अवधि। तो ये 4 चीजों का मूल्यांकन होता है इसमें, कि उसका जीवन काल क्या है, उसकी गर्भाधान अवधि या गस्टोरियल पीरियड क्या है, लागत कितना आ रहा है उसमें, आगम कितना उससे मिल रहा है। इन सारी चीजों का जब हम अनुमान लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये परियोजना मूल्यांकन उसके सबसे पहला जो परियोजना मूल्यांकन, चूंकि परियोजना को 3 चरणों में किया जाता है उसका मूल्यांकन। सबसे पहले इसका मुख्य तौर पे तो लागत लाभ विश्लेषण द्वारा होता है। अगर आप देखें बजट का प्रोसेस, तो कोई परियोजना सबसे पहले परियोजना के पहले जो सब स्टार्ट होता है, तो उसमें उसका मूल्यांकन होता है, फिर बीच में होता है और फिर लास्ट में होता है। 3 बार उसका होता है। लेकिन हम इसमें इन सारी चीजों को नहीं देखेंगे, हम केवल एक प्रोसेस को, सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, तो इसमें लागत लाभ और लागत आगम जीवन काल अवधि गर्भाधान अवधि लाभ इत्यादि का हम अनुमान लगाते हैं इसमें। परियोजना मूल्यांकन में इन सब का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए, अब अनुमान तो लग गया, अब फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, जब किसी भी परियोजना या कार्य में, ठीक है, उसका मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो अगर कोई परियोजना या कार्य में लागत, उसके संभावित लागत, संभावित आगम, संभावित लाभ, और फिर गर्भाधान अवधि और फिर जीवन काल अवधि इत्यादि के बारे में जब हम मूल्यांकन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, तो वही परियोजना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि परियोजना मूल्यांकन अब हो गया, इसी तरीके से अब इसको करते कैसे हैं, अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब परियोजना स्टार्ट करने के लिए, परियोजना जब शुरू करना है, तो उसके लिए जो निवेशक है वो क्या करेगा, निवेश करेगा। क्योंकि अब सब उसको पता चल गया है, तो अब वो निवेश करेगा। ठीक है, निवेश मतलब पैसे को इन्वेस्ट करेगा अपने। अब चूंकि वो निवेश करेगा, तो निवेश केवल एक कारण से नहीं कर सकता है कि केवल परियोजना को लगाना ही है। उसके अलावा और भी प्रकार हैं इसके, कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पूरे वो अपने एक्सपेंशन करना चाहता है, कुछ ऐसे उसके लिए प्रोजेक्ट हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में वो निवेश करेगा। जैसे मान लीजिए उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट करना है, ताकि उसको रणनीति बनानी है। तो इन सारी चीजों के लिए भी निवेश होता है। तो हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इसमें निवेश कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए, निवेश में सबसे पहला होता है स्थापना लागत, स्थापना निवेश।
स्थापना निवेश हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी निवेशक अपनी जो परियोजना है उसको अभी स्थापित कर रहा है, सबसे पहले अभी नया नया स्थापित ही कर रहा है, भूमि के लिए भूमि खरीद रहा है उसके लिए, और बहुत सारी चीजें तकनीक बैठा रहा है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, स्थापना में, अर्थात उस अभी स्टेब्लिश करने जा रहा है, कोई भी परियोजना लगा रहा है शुरू से, तो उसी के हम जो उसमें जो लागत लगने वाला है उसे हम स्थापना लागत कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जो अगर मान लीजिए भूमि है तो भूमि खरीद रहा है स्थापना के लिए, तो केवल वही शामिल नहीं होगा, उसको पूरा मेंटेन करने के लिए, पूरा मेंटेन करने के लिए भी जो पैसा लगेगा वो सब स्थापना लागत में ही आएगा। दूसरा हो देख लेंगे, दूसरा है विस्तार लागत, एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसको देखिए, इसको हम लागत के स्वरूप में भी आगे देखेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि आगे हम इसी को लागत के रूप में भी देखेंगे। तो विस्तार निवेश क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है, ठीक है, लेकिन वो 10 ब्रांच करना चाहती है, अपने मार्केट को बढ़ाना चाहती है, कोई भी कंपनी एक है और फिर वो अपने ब्रांच को बढ़ाना चाहती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए जो पैसा खर्च करती है उसी को हम विस्तार निवेश कहते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, तीसरा है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना निवेश, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको हम री इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बैठी है, ठीक है, लेकिन वो खराब हो गया, उसमें कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, तो उसको क्या करेगा, वो उसको फिर रिपेयरिंग करवाएगा, फिर नया लगाएगा, इत्यादि चीजें करेगा, तो उसके लिए जो पैसा खर्च होगा, जो निवेश करना पड़ेगा उसको प्रोजेक्ट में, उसके लिए तो प्रोजेक्ट चलेगा, तो उसके लिए जो निवेश होगा उसे पुनर्स्थापना निवेश कहते हैं। नंबर फोर्थ, इसे हम बोलते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण निवेश, आधुनिकीकरण मतलब टेक्नोलॉजिकल, अगर मान लीजिए कि नई तकनीकी आ गई है, जैसे मान लीजिए तकनीकी भी इसे बोल सकते हैं, तो आधुनिक में जिस प्रकार से उसको आधुनिक अवस्था में लाने के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है, उसके लिए जो निवेश किया जाता है उसको हम आधुनिकीकरण निवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ आधुनिक रूप में कुछ नया प्रोसेस हुआ है, कुछ नई नई चीज की इन्वेंट्री हुई है, तो उसके लिए अगर हम निवेश करते हैं, किसी परियोजना में निवेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड आधुनिकीकरण निवेश, ठीक है। उसके अलावा दो और हैं, देख लेते हैं। अब हम पांचवा देखते हैं, वो है रणनीतिक निवेश, अर्थात हम इसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि रणनीति बनाने के लिए हम कोई भी चीज, मतलब जो निवेशक है वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि रणनीति में ये आता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा करता है। क्यों खर्चा करता है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करता है, तो आखिर ये क्यों करता है, इसका रीजन ये होता है कि अपने उत्पादन में और क्षमता, अपनी जो उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने के लिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कि कैसे, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है तो 100 ब्रेड बनाती है 1 घंटे में, तो वो चाहती है कि हम और बनाएं, और जैसे कि और बनाएं ताकि हमारा और सप्लाई और पैसा आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मोनोपोलिस्टिक में, तो उसमें क्या है, जब सेल बढ़ाएंगे, और अमूमन अगर देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में अगर देखें तो उसमें सेल बढ़ा के ही आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो तो रियल मार्केट नहीं है, वास्तव में इस समय नहीं है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक इत्यादि में भी आपको सेल करके ही पैसा कमाने का ऑप्शन रहता है। तो उसी प्रकार से देखिए रणनीतिक निवेश किया जाता है। रणनीतिक निवेश क्यों किया जाता है, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड में भी आप बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इत्यादि करने के बाद आप क्या करें, अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएं और आप अधिक लाभ कमा सके, उसके लिए निवेशक इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा उसके अगला है इन्वेंट्री निवेश। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है वो अपने रॉ मटेरियल या जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए, एक जगह स्टोर करने के लिए कुछ समय तक, जब कोई भी निवेश करती है, जैसे मान लीजिए कोई रूम बनाए, कोई हॉल बनाए इत्यादि बनाती है, उसमें एसी वगैरह लगवाती है ताकि ये खराब ना हो, तो उसके जो निवेश होता है उसके लिए जो करता है उसे हम इन्वेंट्री निवेश करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये सारे निवेश कितने प्रकार के होते हैं परियोजना मूल्यांकन में, ठीक है। क्योंकि परियोजना में निवेश हुआ है तो कई प्रकार के निवेश होते हैं, हमने इसको देख लिया। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें लागत कैसे होता है। इस वाले निवेश जो है वो एक प्रकार से लागत ही है, कोई निवेश है वो एक प्रकार से लागत ही है। इसे देखिए कई बार मुझे मतलब
आधुनिकीकरण निवेश को आधुनिकीकरण लागत भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से लागत ही है, जिस प्रकार से निवेश अगर वो कर रहा है तो लागत ही तो है। अब देखते हैं लागत क्या हो सकता है, ठीक है, लागत के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो जो लागत है, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं लागत। लागत दो प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है स्थिर लागत, जिसको हम आप जानते हैं, जिसे हम एफसी बोलते हैं, फिक्स कास्ट, और एक होता है संचालन, ठीक है, संचालन लागत, और इससे हम बोलते हैं वेरिएबल कास्ट। सिंपल। स्थिर लागत क्या है? भूमि है, भूमि खरीदते हैं, उसके अलावा आप देखते हैं जो बिजली है ना, तो बिजली कनेक्शन लेने के लिए जो पैसा होता है, खर्चा होता है, उसको हम इसी में शामिल करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो सबसे पहले लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, स्थापना लागत जितना है वो सब किस में आएगा? स्थिर लागत में आएगा, फिक्स कॉस्ट में, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम देखेंगे संचालन लागत वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कच्चा माल है, श्रम पे जो व्यय होता है, और इसमें जो बिजली बिल जो जिसका भुगतान करना होता है, बिजली बिल, देखिए ध्यान रखिएगा, स्थिर में हम बिजली बिल के लिए जो जैसे बिजली है, बीमा है इत्यादि के लिए जो रजिस्टर करवाते हैं उसको शामिल किया जाता है। लेकिन संचालन लागत में उसका जो भुगतान किया जाता है हर महीने इत्यादि, तो इसमें जो भुगतान किया जाता है उसको हम शामिल करते हैं। इसमें कच्चा माल भी आप देख सकते हैं, परिवहन लागत ले सकते हैं, इसमें श्रम लागत ले सकते हैं, श्रम पे निवेश या श्रम पे लागत, ये सारी चीजें संचालन लागत में आती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो वह संचालन लागत का वह भाग जो हमेशा कंपनी के लिए जरूरी होता है या उपयोग करती है कंपनी, संचालन लागत का वह हिस्सा, तो उसको हम स्थिर लागत में ही जोड़ेंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देखते हैं आगम क्या है। आगम मतलब रेवेन्यू, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। इधर ही हम देख लेते हैं, कहीं एक सेकेंड, इधर ही देख लेते हैं रेवेन्यू क्या है। आगम, तो आगम मुख्यतः अगर आप देखें, इसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। आगम अगर आप मुख्यतः देखें तो ये दो चीजों से आप कमा सकते हैं, या तो आप सेल को मैक्सिमाइज करें, या सेल को मैक्सिमम करके, दूसरा प्राइस को बढ़ा करके, तो या तो बिक्री को बढ़ाएं या तो प्राइस को बढ़ाएं। यही तो दो ऑप्शन होता है कंपनियों के लिए। तो इसीलिए तो प्राइस अगर आप देखेंगे माइक्रो में, तो वो प्राइस स्ट्रेटेजी अपनाती है, दैट इज वाई, क्योंकि उनके पास प्राइस और सेल का ही ऑप्शन होता है। तो आगम या तो सेल से आएगा या तो प्राइस से आएगा। तो इसी के संबंध में अगर हम देखें आगम के संबंध में, तो ये दो प्रकार की हो सकता है, आगम दो प्रकार से आ सकता है, या तो सेल से या प्राइस से। अब हम देखते हैं परियोजना का मूल्यांकन। उसके पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो, उसके पहले हम कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे, नगद प्रवाह विश्लेषण। तो अब हम देखते हैं आगे। हम आपको एक सारणी दे रहे हैं, आप इसको बनाएं, ठीक है। अब फिर इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं आपको। तो देखिए, इसे हम नगद प्रवाह विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, या इसे समय विवरण भी बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें संभावित आगम, संभावित लागत, संभावित लाभ, गर्भाधान अवधि और जीवन काल अवधि इत्यादि को जब हम एक चरणबद्ध तरीके से टाइम वाइज जब इसको सेट करते हैं, हर जो ईयर है उसके सापेक्ष, तो इसी को हम समय विवरण या नगद प्रवाह विश्लेषण बोलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही काम की चीज है, सारी चीजें हम आप इससे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो परियोजना का मूल्यांकन हम दो चीजों से कर सकते हैं। जो मूल्यांकन है परियोजना का, प्रोजेक्ट अप्रेजल जिसे बोलते हैं, ये दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। या तो इसको हम सबसे पहले प्रारंभिक सूचक के आधार पे देखेंगे, प्रारंभिक सूचक के आधार पे इसका मूल्यांकन। दूसरा हम थियरी के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक सूचक के आधार पे हम कैसे देखेंगे, इसीलिए नगद प्रवाह विश्लेषण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इसमें फ्लो को बता रहा है कि किस प्रकार से इसे हम नगद प्रवाह बोलते हैं। तो किस प्रकार से नगद का प्रवाह हो रहा है, कैसे वो लाभ हो रहा है, कैसे वो लागत हो रहा है, तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, R-C जिसे हम लाभ बोलते हैं, R-C लाभ, और तो कैसे बन रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो इस सारणी में दिया हुआ है। प्रारंभिक सूचक क्या है? तो सबसे पहला जो प्रारंभिक सूचक है उसे हम बोलते हैं खंड सम बिंदु, अभी हम बता रहे हैं होता क्या है। दूसरा होता है सुरक्षा उपांत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बोलते हैं, इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और हम देखते हैं दत्तांश या दत्तांश, और इसी को हम भागीदारी भी बोलते हैं, भागीदारी, और इंग्लिश में इसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। चौथा है लागत
इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो चौथा है वो है लाभ मात्रा अनुपात, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो ये प्रारंभिक सूचक के आधार पर सबसे पहले निवेशक है क्या करता है, वो परियोजना का मूल्यांकन करता है, उसके बाद उस सिद्धांत के आधार पे देखता है। ठीक है, और सिद्धांत के आधार में क्या है, इसमें है लागत लाभ विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण। तो फिर वो सिद्धांतिक रूप में देखता है, और सिद्धांतिक रूप में देखने का जो टूल्स है, जो सिद्धांत है, वो वास्तव में क्या है, लागत लाभ विश्लेषण। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक सूचक को देख लेते हैं, फिर हम सिद्धांत के तौर पे परियोजना का मूल्यांकन करें। अब हम देखेंगे सबसे पहले खंड संबिंदु। तो खंड संबिंदु होता क्या है, देखिए वह खंड संबिंदु वह पॉइंट होता है, वह स्थिति होती है जहाँ पे टी आर इक्वल टू टी सी होता है। देखिए यहाँ पे टी आर इक्वल टू टी सी होता है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो कुल आगम है, कुल आगम इक्वल टू कुल लागत के बराबर होता है। या इसको देखिए डेफिनेशन में हम किस प्रकार से बोलेंगे कि खंड संबिंदु वह बिंदु है जहां पे कंपनी के जो सारे लॉसेस हैं, जो सारी हानियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन सारे लागत तो कवर हो गए हैं या सारी हानियां तो खत्म हो गई, लेकिन अभी उसको लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है, वही खंड संबिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे खंड संबिंदु होता है कुल आगम और कुल लागत। ठीक है, अब देखिए इसका गणना हम कैसे करेंगे, तो तीन प्रकार से कर सकते हैं, या तो नगद प्रवाह विवरण के हिसाब से, या तो नगद प्रवाह विवरण के हिसाब से देखें, या तो गणितीय विधि या डायग्रामेटिक मेथड या आरेख विधि। तो नगद प्रवाह विवरण में अगर देखेंगे, अगर आप हमने दिया है जो नगद प्रवाह विवरण, जो आपको स्क्रीनशॉट, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसमें देखें जो नगद प्रवाह विवरण में जहाँ पे लाभ जो है प्रॉफिट जीरो है, जहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू जीरो लिखा है, वहां पे देखें तो वही खंड संबिंदु को बता रहे हैं, बहुत ही इजी है। उसके अलावा जब गणितीय विधि में आएंगे तो ये आप इसका फार्मूला होता है, देखें एफ सी को अपान एस पी माइनस वी सी। तो एफ सी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है, एस पी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और वी सी वेरिएबल कॉस्ट है। देखिए जो नेक्स्ट था कि अगर मान लीजिए 5000 इकाई पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, खंड संबिंदु, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो 1000 इकाई पे 1000 इकाई जो उत्पादन हो रहा है, उसका जो वेरिएबल कास्ट है 50,000 है, 50,000। ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस अर्थात सेल करने के बाद जो मिल रहा है वो 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख रुपया। तो ये बोल रहा है कि और इसका फिक्स कास्ट भी 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि किस प्रकार से हम खंड संबिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5000 इकाई पे निकालना है, तो सबसे पहले जो 1000 इकाई पे 50,000 है उस हिसाब से देखेंगे। तो अब मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, VC इक्वल टू देखेंगे 50,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 50,000 और फिर 1000 इकाई पे है, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1000 इकाई पे है। ठीक है, तो अब 1000 इकाई पे है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा 50। तो ये वेरिएबल कास्ट क्या हो रहा है, एक यूनिट पे कितना लग रहा है, 50 रुपया, एक यूनिट पे वेरिएबल कास्ट 50 रुपया लग रहा है, और सेलिंग प्राइस 1 लाख है। और फिर देखिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1 लाख है, और कितना है यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस 1 लाख है, और कितने पे मिल रहा है, 1000 पे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 100 रुपया। अब हमें निकल गया, ठीक है, हमें निकल गया, कितने पे निकल गया, 1000 पे। तो ये 50 रुपया निकल गया एक यूनिट पे, और 100 रुपया निकल गया एक यूनिट पे बेचने पे जो पैसा मिल रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकल गया कितना, 100 रुपया। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम ये मिल गया 100 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1000 पे निकाल लेते हैं। तो फिक्स कास्ट कितना, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपया है फिक्स कास्ट। बीईपी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए बीईपी इक्वल टू, ठीक है, तो बीईपी इक्वल टू 1 लाख रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, और वेरिएबल कास्ट 50 रुपया में मिला है, तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया, यहाँ पे 1 लाख हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2000।
ठीक है, तो ये कितना आया है, 2000 इकाई आ रहा है। तो अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट में अगर देखेंगे तो 2000 इकाई पे क्या है, जो हमारा नगद प्रवाह विश्लेषण है उसमें अगर देखेंगे तो 2000 इकाई पे क्या है, खंड सम बिंदु है। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको तो 2000 इकाई पे खंड सम बिंदु आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए पैसे के रूप में निकालना है तब क्या करेंगे, अभी इकाई के रूप में निकला है तो पैसे के रूप में हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसको पैसे के रूप में निकालने के लिए एक फार्मूला है बहुत सिंपल, उसको लगाएंगे। देखिए ये है एफ सी अपान 1 माइनस वी सी अपान एस पी, ठीक है, ये फार्मूला है। तो फिक्स कास्ट हमने 1 लाख लिया था और फिर 1 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल कास्ट 50 रुपया है और सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपया, ठीक है। तो 100 में से 50, 100 एक कम 100 में से 50 या 50, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 100 एक कम 100 में से 50 या 50, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और जब 1/2 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लाख कर देंगे ना, तो ये जो 1 है तो जो 2 है और फिर इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 लाख। ये 2 लाख रुपया अगर आप नगद प्रवाह विश्लेषण में अगर देखें जो डायग्राम है उसमें 2 लाख रुपए पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अगर आप उसमें देखें तो 2 लाख रुपया या 2000 इकाई पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो दूसरा है, अब इसको निकालने का एक तीसरा विधि है, इसको आप ध्यान रखिएगा, फिर आगे इसकी जरूरत है, आगे ही इसी के गणना में हमें जरूरत इसका पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने में, कंट्रीब्यूशन निकालने में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने में, तो इसकी जरूरत है आगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आरेख विधि, बहुत ही सिंपल है आरेख विधि या डायग्राम मेथड। आरेख विधि में होता क्या है कि यहाँ पे टीसी और टीआर को लेते हैं और फिर यहाँ पे क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि टीसी यहाँ से शुरू होता है, टीसी यहाँ से क्यों शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक जो होता है वो फिक्स कास्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से वेरिएबल कास्ट होता है इसीलिए। और रेवेन्यू लेकिन यहाँ से शुरू होगा, टीआर, जो टीआर और टीसी जहाँ पे 0 होता है हो जाएगा टी आर भी, ऐसे बोल सकते हैं इसको, टी आर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ई पे। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे टी आर टी सी को कट कर रहा है, यहाँ पे न लागत आ रही है न लाभ आ रहा है, दोनों 0 है, ठीक है। तो इस जगह पे हमारी एकदम सिंपल है, इस विधि से हम इस प्रकार से हम आरेख विधि से ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और जो दूसरा सूचक है, दूसरा सूचक हम, ठीक है, तो अब हम दूसरे सूचक की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, यह है सुरक्षा उपांत, इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, एमएस, ठीक है। ये क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वह है, मुख्यतः एक तरीके से लाभ की तरह होता है कि जितना पैसा इसमें मिलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, उतना अगर लॉस में कंपनी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अगर आगे जाएगी तो वो घाटे में चली जाएगी, बस यही है, इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, एमएस इक्वल टू होता है टी आर क्यू, अर्थात टोटल रेवेन्यू, पूरे उत्पादन का टोटल रेवेन्यू माइनस टी आर बी, ठीक है, टी आर बी, तो अर्थात टोटल रेवेन्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अर्थात टोटल रेवेन्यू जितना ब्रेक इवन पॉइंट से मिल रहा है और पूरा जो टोटल मिल रहा है उस इकाई पे, तो चूंकि हमने देखा था कि 5000 इकाई पे देखना है हमें, 5000 इकाई पे तो टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है एमएस में, टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 5 लाख रुपया, ठीक है। अब और जो उसमें जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो कितना रुपया आ जाएगा, 3 लाख रुपया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, ठीक है। अर्थात टोटल रेवेन्यू किससे, जो ब्रेक इवन पॉइंट पे, जो इसे हम क्यूबी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ बी अर्थात टी आर क्यूबी भी बोल सकते हैं कि उतना टोटल रेवेन्यू उसका जहाँ पे जो वस्तु की मात्रा है कितना है, क्यूबी है, उसको बेच के जो पैसा मिल रहा है वो 2 लाख है और टोटल का जो पैसा है वो 5 लाख है, तो उसमें से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 लाख रुपया, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन, जिसे हम सीएन से दिखाते हैं, ठीक है। सीएन इक्वल टू क्या होता है, टी आर क्यू माइनस वी सी क्यू, अर्थात जो वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट जितना कवर कर रहा है वो क्वांटिटी लेवल, और फिर ये, ठीक है, उसी का वेरिएबल कास्ट। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू कितना है, जब 5 लाख आ रहा है,
ठीक है। अब वेरिएबल कास्ट कितना होगा, देखिए 5000 इकाई है, तो 5000 इकाई है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कास्ट वैसे लिख देते हैं, 5000 इकाई है, और फिर इसमें इसका 1 रुपया हमने निकाला है इसको, कि 1 रुपया कितने का है, 50 रुपये का। तो 50 रुपये जब 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, ठीक है। तो 25 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। ये भी बचेगा 2.5 लाख, तो जो CN हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कास्ट पूछ रहा है, उस स्तर पे वेरिएबल कास्ट पूछ रहा है, क्या दिक्कत है बता दीजिए। अब देखते हैं कुछ और बचा है। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे VR, यहाँ पे VCQ है। अब देखिए एक चीज़ और है, वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये तीसरा है। हम चौथा देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। यही चौथा देखेंगे तो क्या बता रहा है, तो VCQ था, वो मतलब ये था कि उसी लेवल पे जो वही क्वांटिटी है वहाँ पे जितना क्वांटिटी बेचने के बाद, मतलब कि वहाँ जितना क्वांटिटी से मान ली 5000 है, तो उस पे जो वेरिएबल कास्ट लग रहा है VCQ, अर्थात उसी उत्पादन पे स्तर पे जो VC लग रहा है उसको बताया जाता है, ठीक है, वेरिएबल कास्ट। अब देख लेते हैं हम चौथे को, वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसे हम PVR बोल सकते हैं, अर्थात लाभ और मात्रा अनुपात। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है CN/TRQ × 100। इजी है, यहाँ पे परसेंट में निकालना है तो परसेंट लिख देंगे। CN कितना है, CN है 2,50,000, ठीक है। और TRQ कितना है, 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 100% है, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद ये 3 है तो यहाँ पे 3 काट देंगे। अब 5 से 5 मेरे 25 हो जाएगा, अभी हो जाएगा 50%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू 50%, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने निकाल दिया है, हमने इसको सूचक के माध्यम से देख लिया है, और हम दूसरा देखेंगे सिद्धांत के माध्यम से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कर लिया तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।